हमारा YouTube चैनल भारतीय कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी के पाठ 11 बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, का प्रश्न उत्तर जानेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। पहला, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। नंबर ख, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे। नंबर ग, कभी किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से झगड़ा करते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। नंबर आगे अंगा, कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते, वहाँ से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप घर ले जाते थे। और नंबर 4, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। अतः बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसका उत्तर है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। यदि आप मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तीसरा क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत ने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? इसका उत्तर है, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया। बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। भगत ने अपने पुत्र वधू से कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। भगत ने अपने पुत्र वधू से कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। विरहनी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकती। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता की भाव व्यक्त किया। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। भगत के व्यक्तित्व और वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है,
बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के गुण भी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहते थे। बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे। कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। सर्दियों में भी अंधेरा रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे तथा भजन गाते थे। वेशभूषा से ये साधु लगते थे। इनके मुख पर सफेद दाढ़ी तथा सिर पर सफेद बाल थे। गले में तुलसी के जड़ की माला पहनते थे। सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे। सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते थे तथा मधुर स्वर में भजन गाते फिरते थे। बाल गोविंद भगत मधुर स्वर में भजन गाते फिरते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप मेरा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दें। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज के कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? तो इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। पुनः एक बार देखते हैं। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए अपने आचरण में उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। गांव से वो 2 मील स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते थे तथा गीत गाते रहते। खेतों में अकेले ही खेती करते तथा गीत गाते रहते। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनके दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, भगत जी कबीर के गीत गाते थे। वे बहुत मस्ती से गाया करते थे। भगत जी कबीर के गीत गाते थे। वे बहुत मस्ती से गाया करते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजी हो उठते थे। उनका स्वर बहुत मधुर था। उनके गीत सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। औरतें यानी महिलाएं उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। उनके गीत का मनमोहक प्रभाव और सारे वातावरण में छा जाता था। मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों को उल्लेख कीजिए। एक बार पुनः प्रश्न को पढ़ते हैं। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे।
पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। उदाहरण स्वरूप नंबर का, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई। बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र को क्रियाक्रम नहीं किया। उन्होंने कोई तूल न करते हुए बिना कर्मकांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया। नंबर ख, सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है। सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है, परंतु भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपने पुत्र वधू से ही दिलाई। नंबर ग, हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, परंतु भगत ने अपनी, यहाँ मिस्टेक है, अपने पुत्र वधू को पुनर्विवाह करने का आदेश दे दिया। नंबर घ, अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। अन्य साधुओं की तरह वे भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे, अर्थात वे भिक्षा कभी किसी से लेते नहीं थे। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल को शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है, आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते हैं। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहाँ खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झंकार उत्पन्न करने लगा। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो, उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती हैं तथा अपने आप उनके होठ को कांप कर गुनगुनाने लगते हैं। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती हैं तथा अपने आप उनके होठ कांप कर गुनगुनाने लगते हैं। हलवाहों के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगते हैं। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगी। बाल गोविंद भगत के गाने से पूर्व सृष्टि मिठास में हो जाती है। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती है। आइए अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं जिसका उत्तर अपने आप को देना है, और अगर नहीं समझ में आता है तो इसका उत्तर नीचे दिया गया है, आप इसके उत्तर को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, साथ में गाने लगते थे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? ऑप्शन है, सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, पति से प्यार होने के कारण, ससुर की चिंता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था? खेती, दुकानदारी, पुस्तक विक्रेता, इनमें से कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन है, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? भगत जी
भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? ढोल बजाते थे, डफली बजाते थे। यहाँ ढपली है लेकिन यहाँ डफली होगा। डफली बजाते थे, गिटार बजाते थे, खंजड़ी बजाते थे। तो इसका उत्तर अपने से देना है, और नहीं समझ में आया तो अभी बताए ऊपर में कि आप नीचे इसका उत्तर दिया गया है, आप उसका उत्तर देख सकते हैं। भादों की रात कैसी होती है? भादों की रात कैसी होती है? चांदनी, अंधेरी, सुस्त और उजली। ये 4 ऑप्शन है। नंबर 6 क्वेश्चन कहता है भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था, सुस्त और बोधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत जी का बेटा कैसा था? समझदार था, सुस्त और बोधा था, चालाक था, बुद्धिमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? रहीम के, सूरदास के, कबीर के, तुलसीदास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? ऑप्शन है उसके सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का क्या नाम है? प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम का जादूगर, यहाँ घर लिखा गया है लेकिन होता है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर स्वयं प्रकाश को कहा जाता है, प्रेमचंद को कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है, रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। आपका उत्तर इसका खुद निकालना है, और नहीं तो आप नीचे इसका उत्तर देख सकते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? 1888 ईस्वी, 1899 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1887 ईस्वी। यहाँ आपका प्रश्न और ऑप्शन लास्ट कर गया है, इसका उत्तर नीचे दिया गया है, आप इसका उत्तर नीचे देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।